नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे पहले बात करेंगे होर्मुज की, जहां हमले बंद नहीं हुए। एक और जहाज पर अटैक ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। बात उस होर्मुज की जहां से गुजरने से अब जहाज कतराने लगे हैं। एक बहुत मशहूर शायरी है, ये इश्क नहीं आसा, इतना ही समझ लीजिए, आग का दरिया और डूब कर जाना है। मशहूर शायर जिगर मुरादाबाद का ये शेर आज समंदर के एक ऐसे हिस्से पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है जहां इस वक्त पूरी दुनिया के लिए आग का दरिया बन चुका है। जी हां, बात कर रहे हैं सामरिक और आर्थिक रूप से बेहद संवेदनशील स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की। अमेरिका ईरान के समझौते के बीच, युद्ध विराम के बीच एक बार फिर से होर्मुज में बारूदी चिंगारी उठी है। ओमान के तट के पास एक इंटरनेशनल कार्गो शिप पर एक बड़े ड्रोन हमले ने पूरे वैश्विक शिपिंग व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। अमेरिका चौंक गया, इजराइल खामोश है, क्योंकि समझौते के बाद ऐसा लग रहा था कि इस इलाके से जहाजों के निकलने का सिलसिला आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा और सब कुछ शांतिपूर्वक सुलझ जाएगा। लेकिन इस एक धमाके ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी और ईरान ने समुद्री रास्ते पर अपना शिकंजा कसने के लिए नए नियम और कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए। तो आखिर होर्मुज कैसे दुनिया के लिए अब संकट की सबसे बड़ी घड़ी बनने जा रहा है और सबसे बड़ा बारूदी जमावड़ा, क्योंकि होर्मुज में खतरा सिर्फ ईरानी ड्रोन से नहीं है, यहां समुद्री माइन से भी खतरा है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में ईरान ने इस इलाके में सी माइंस लगाए हैं। तो होर्मुज में हुआ यह हमला आखिर किस तरफ ले जाएगा, दुनिया को दिखाएंगे पूरी डिटेल से खबर आपको, और आपको बताएंगे ईरान का स्टैंड क्या है इस मामले में। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे उस खुलासे के बारे में जिससे ईरान भी सन्न है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग और शांति वार्ता के बीच एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। जो नेटो अब तक इस युद्ध से खुद को अलग बता रहा था, इसे अमेरिका इजराइल का निजी मामला कह रहा था, खबर है कि उसी नेटो ने पर्दे के पीछे से जंग में अमेरिका का बड़ा साथ दिया। अंदर खाने से आई इस खबर के मुताबिक नेटो देशों के सैन्य ठिकानों और खुफिया इनपुट का इस्तेमाल करके ही ईरान में तबाही मचाई गई। नेटो चीफ के बयान ने इस पूरे मामले में आग में घी डालने का काम किया। इसके बाद ईरान भड़का हुआ है, नेटो से बदले की बात कह रहा है नेटो देशों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। हालांकि यूरोप के कई देश अब इस दावे से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है नेटो का इस सीक्रेट ईरान कनेक्शन और क्यों नेटो चीफ के इस खुलासे से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भूचाल आ गया है, दिखाएंगे आपको डिटेल से। फिर हम बात करेंगे अमेरिका और टर्की के एक डील के बारे में जिससे इजराइल को लगा है बहुत बड़ा झटका। वॉशिंगटन से आई एक बड़ी खबर ने इजराइल की धड़कन बढ़ा दी। खबर है कि अमेरिका ने इजराइल की घोर मुखालफत करने वाले एक शक्तिशाली देश के साथ एक बहुत बड़ी डिफेंस डील को हरी झंडी दे दी है। सुपर पावर अमेरिका अब इस देश के स्वदेशी लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट के लिए करोड़ों डॉलर के अत्याधुनिक जेट इंजन सप्लाई करने जा रहा है। इस कदम को अमेरिका अपनी पुरानी पाबंदियों से यूटर्न और एक नई शुरुआत के तौर पर देख रहा है, जबकि इजराइल इस फैसले से खफा है। इस फैसले ने तेल अवीव में नेतन्याहू सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, क्योंकि इससे इजराइल के विरोधी देश की ताकत, दुश्मन की ताकत, सैन्य स्वतंत्रता कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और इसी के साथ बढ़ जाएगा इजराइल के लिए खतरा। तो आखिर अमेरिका ने इजराइल के दुश्मन को मजबूत करने का फैसला क्यों किया? क्या इजराइल से अमेरिका का मोहभंग हो चुका है? और ये डील क्या है, ये भी आपको बताएंगे वर्ल्ड नाउ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की, जहां एक बार फिर से बहुत बड़ा धमाका हुआ और ऐसा धमाका हुआ जिसमें एक पूरा का पूरा जहाज जलकर खाक हो गया। और ये धमाका कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, इसको लेकर पूरी दुनिया में सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इस समय आग का दरिया बन चुका है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं उसी कार्गो शिप की तस्वीर है जहां एक पूरा का पूरा जहाज जलकर बीच समंदर में खाक हो गया, जहां पानी भी आग की लपटें बन गई। कहा जा रहा है ड्रोन हमले की वजह से इस शिप में आग लगी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि होर्मुज वो इलाका है जहां पर सी माइंस बिछी हुई हैं,
यानी समंदर के अंदर तेहरान ने बारूद ठूंस दिया है और इसलिए यहां से गुजरने वाला कोई भी जहाज सुरक्षित नहीं है। बेशक अमेरिका यह दावा कर रहा हो कि हमने होर्मुज खुलवा दिया है, दुनिया के जहाज स्वतंत्र हैं, वहां से जा सकते हैं, लेकिन यह रास्ता खतरों से भरा हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी कह रही हैं कि इस जहाज पर हमला ड्रोन के जरिए किया गया, यानी होर्मुज में हर दिन एक नया बवाल देखने को मिल रहा है। अमेरिका और ईरान में जब जंग की शुरुआत हुई थी तो मुद्दा था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। बाद में मुद्दा दब गया, लेकिन मुद्दा उठा होर्मुज का, क्योंकि ईरान ने होर्मुज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया और जब तक ईरान ने इसे ब्लॉक रखा तब तक होर्मुज में वो बारूद बिछाता रहा। अभी एक हफ्ते पहले 17 जून को अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ। दुनिया को लगा होर्मुज खुल गया, हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन 26 जून को सिंगापुर रजिस्टर्ड एवरग्रीन का कंटेनर जहाज एवर लवली ओमान तट से 7.5 नॉटिकल माइल की दूरी पर बहुत बड़े धमाके के साथ फट गया, जिससे जहाज के दाहिने हिस्से और ब्रिज को नुकसान पहुंचा। एक अमेरिकी अधिकारी ने सोर्सेज के हवाले से बताया कि हमला ईरानी ड्रोन से हुआ है, जबकि ईरान ने कहा कि यह बकवास है, हमने कोई हमला नहीं किया। यह हमला उस चेतावनी के कुछ घंटे बाद हुआ जो आईआरजीसी ने दी थी। आईआरजीसी ने कहा है कि बिना ईरानी मंजूरी के होर्मुज से गुजरने वाले जहाज अपनी जिम्मेदारी पर होंगे। क्यों? क्योंकि इस इलाके में समुद्री माइंस बिछी हुई हैं और ये समुद्री माइंस कहां हैं ये सिर्फ ईरान या आईआरजीसी को पता है, इसके अलावा कोई नहीं जानता इसके बारे में। और इसलिए आईआरजीसी कह रहा है कि हमें जानकारी देकर अगर आप इस इलाके से निकलेंगे तो आप सुरक्षित निकल सकते हैं। लेकिन अमेरिका इसमें डबल गेम खेल रहा है। अमेरिका कह रहा है कि जापान के जहाज को मारा ईरान ने, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आपको यह शांति समझौता टूटता हुआ नजर आए और एक बार फिर से यहां पर अमेरिका और ईरान भिड़ जाए और ईरान पूरी दुनिया की नजरों में एक विलन साबित हो जाए। हुआ क्या है, आइए जानते हैं। होर्मुज स्ट्रेट में तनाव फिर से बढ़ गया है। कहा जा रहा है ईरान ने फिर से हमला कर दिया। ईरानी ड्रोन ने मालवाहक जहाज पर हमला किया। आईएमओ ने फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया है। ईरान ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। मालवाहक जहाज पर हमले की वजह से होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया गया है। ओमान के तट के पास मालवाहक जहाज पर हमला हुआ है। हमले में मालवाहक जहाज के ब्रिज को काफी नुकसान हुआ है। दरअसल जहाज तेल लेकर अपने मनमाने तरीके के रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहा था। वही बात जो मैं आपको कह रहा हूं। ईरान कह रहा है कि आप हमें जानकारी दीजिए, हम आपको बताएंगे सुरक्षित रास्ता कौन सा है। लेकिन इस जहाज ने अपने तरीके से रास्ते को चुनने की कोशिश की, यह बात कही जा रही। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं है हमले के पीछे की वजह क्या है। हो सकता है ईरानी हमला हो, बगैर आईआरजीसी को बताए निकल रहे थे, या हो सकता है सी माइंस की चपेट में आए। लेकिन कहते हैं ईरान ने चेतावनी दी थी या कि उसकी अनुमति या तय किए गए रास्ते से ही कोई जहाज गुजरे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जहाज की जिम्मेदारी खुद की होगी। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी के अलावा किसी अन्य समुद्री मार्ग का उपयोग करने वाले जहाजों की सुरक्षा गारंटी तेहरान नहीं लेगा। सिंगापुर का एक जहाज संयुक्त राष्ट्र और ओमान द्वारा बनाए गए दक्षिणी कॉरिडोर से गुजर रहा था और तभी इसमें धमाका हुआ। जाहिर सी बात है होर्मुज को बेशक ईरान ने खोल दिया हो, लेकिन होर्मुज अभी भी ईरान के कंट्रोल में है और अमेरिका यह बात मानने को तैयार नहीं है। और ईरान ने कर दिखाया कि बगैर ईरान की अनुमति के कोई भी जहाज यहां से निकलेगा तो जहाज की स्थिति क्या होगी। होर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच समुद्री व्यापार का रास्ता बदलता नजर आ रहा है। ईरान ने पहले ही नया नक्शा जारी कर दिया था जिसमें सेफ रास्ते के बारे में बताया गया था। ईरान ने वार्निंग दी थी अगर इस रास्ते से नहीं गए तो फिर माइंस की चपेट में आप आ सकते हैं। यह नक्शा जो है वो ईरान ने जारी की और ईरान ने बताया कि आपको किस रास्ते से होकर गुजरना है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं ब्लू पट्टी, ये तो नक्शा है। ब्लू पट्टी से नीचे इस तरफ सी माइंस बिछी हुई है। यह होर्मुज स्ट्रेट का इलाका है। ब्लू पट्टी के ऊपर यानी कि लार्क आइलैंड के ऊपर से अगर आप जाएंगे ईरान के तट से होते हुए तभी आप सुरक्षित जा सकते हैं। अगर आप ईरान की नजरों से दूर होकर लार्क आइलैंड की इस तरफ से निकलने की कोशिश करेंगे
तो आपका जहाज सी माइंस की चपेट में आ सकता है। अगर आपको तेल के जहाज को लेकर गुजरना है या गैस के जहाज को लेकर गुजरना है तो पहले पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी पीजीएसए, जो ईरान सरकार द्वारा गठित एक नव निर्मित समुद्री नियामक संस्था है, उसे परमिशन चाहिए। इसे विशेष रूप से वैश्विक तेल आगमन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले होर्मुज के कंट्रोल, नियमन, मैनेजमेंट के लिए बनाया गया। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो होर्मुज से गुजरने से पहले पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी को जानकारी देनी होगी, यानी कि ईरान की परमिशन चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप छाती पीट रहे पूरी दुनिया में, होर्मुज खुलवा दिया, होर्मुज खुलवा दिया। अगर होर्मुज खुल गया तो यह जहाज क्यों जला? इस जहाज पर हमला कैसे हुआ? यानी ईरान ही बताएगा कि कब कौन सा जहाज निकलेगा, कब कौन सा जहाज कहां जाएगा, जहाज में क्या लदा है, कितने का सामान खरीदा, कितना माल लगा है, किसके पास जा रहा है, किस देश में पहुंच रहा है। कुल मिलाकर 40 सवालों के जवाब देने हैं। उसके बाद सामान का करीब 20% का सुरक्षा शुल्क देना है। उसके बाद वो जहाज होर्मुज से निकल सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान टोल वसूल नहीं सकता। ईरान ने कहा हम टोल नहीं वसूल रहे हैं, हम सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं, ये सुरक्षा शुल्क है, ये आपको भरना होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस दुनिया को उस मझधार में फंसा दिया जहां होर्मुज पूरी दुनिया के लिए एक समय में खुला हुआ था 28 फरवरी के पहले तक। वही होर्मुज पूरी दुनिया के लिए बोझ बनता जा रहा है और होर्मुज के लिए उसका सबसे बड़ा हथियार, उसका ब्रह्मास्त्र। तो होर्मुज को कंट्रोल करने के लिए ईरान ने इस 110 दिन के संघर्ष के दरमियान क्या किया? होर्मुज की व्यवस्था देखने के लिए ईरान ने नई संस्था बना दी। ईरान ने पीजीएसए संस्था बनाई जो कि आईआरजीसी के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करती है। पीजीएसए संस्था होर्मुज से गुजरने के लिए जहाजों को इजाजत देती है। पीजीएसए से इजाजत लेनी होगी तभी आप यहां से बाहर जा सकते हैं। इसके लिए जहाज और क्रू के सदस्यों की पूरी जानकारी होनी चाहिए पीजीएसए के पास। जहाज पर लदे माल की जानकारी होनी चाहिए, रूट मैप की जानकारी होनी चाहिए। कुल मिलाकर 40 सवालों के जवाब देने, तब आपको ईरान जाने देगा। और फिर मैं कहता हूं डोनाल्ड ट्रंप छाती पीट रहे हैं, हम ईरान जीत गए, हमने होर्मुज खोल दिया, हमने होर्मुज से ब्लॉकेड हटा दिया, हमने दुनिया भर के जहाजों को फ्री कर दिया। अरे क्या खाक फ्री किया आपने? एक सिंपल से रूट को आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। आज की तारीख में अगर कोई भी देश, कोई भी जहाज पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी संस्था से परमिशन नहीं लेता है तो उसका इस इलाके से निकलना नामुमकिन है। लगभग जहाज को नुकसान होना तय है और आज तक अमेरिका इसे चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाया। किस तरह से यह काम करता है जरा स्क्रीन आप देखिए। एक तरह से एक टोल बना दिया है अमेरिका के लिए या फिर बाकी देशों के लिए। जरा फुल स्क्रीन आपको दिखाते हैं। इस इलाके को फ्री करने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन फ्रीडम की शुरुआत की थी, लेकिन महज 24 घंटे के अंदर अंदर ही ऑपरेशन फ्रीडम को भी अमेरिका ने समेट लिया। क्योंकि जब ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों की बारिश शुरू की तो अमेरिका की समझ नहीं आया कि वो करे तो करे क्या। यानी अमेरिका चाहकर भी काम पूरा नहीं कर पाया और आज भी होर्मुज ईरान के टोटल कंट्रोल में। ईरान दावा क्यों करता है, यह भी जान लीजिए। होर्मुज के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और यूएई। होर्मुज की सामान्य तौर पर चौड़ाई तकरीबन 50 किलोमीटर है। सागरी जगह पर होर्मुज की चौड़ाई महज 33 किलोमीटर है। होर्मुज में शिपिंग लेन की चौड़ाई 15 किलोमीटर है। ईरान ओमान के बीच समुद्री दूरी 24
नॉटिकल माइल से भी कम है। 24 नॉटिकल माइल से कम दूरी होने पर मीडियन लाइन का सिद्धांत लागू होता है। मीडियन लाइन के तहत समंदर के बीच में खींची गई रेखा मीडियन लाइन के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान है। ईरान और ओमान को अपने अपने क्षेत्र के संसाधनों के इस्तेमाल का हक मिलता है अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत। समूचे होर्मुज पर ईरान के साथ ही यूएई, बहरीन और ओमान का भी हक है। मीडियन लाइन के आधार पर अब तक ईरान इसे कंट्रोल कर रहा था, अब पूरे इलाके पर ईरान अपना कब्जा जता रहा है, जिसमें अमेरिका भी, जो दुनिया का चाचा चौधरी है, वो भी कुछ कर नहीं पा रहा है। बाकायदा इसके लिए अलग से ईरान से डील ही कर ली और पैसे भी दे रहा ईरान को और ताकतवर कर रहा अमेरिका। अब होर्मुज पर संकट का टाइमलाइन क्या रहा है, यह भी जान लीजिए। 28 फरवरी अमेरिका और ईरान ने शुरू किया हमला ईरान पर। 2 मार्च के बाद इसको बंद कर दिया गया, जिसके बाद सैकड़ों ऑयल टैंकर इस इलाके में फंस गए। 5 मार्च को जहाज पर दबाव बढ़ने लगा तो तेल के दाम भी बढ़ गए, $100 पर बैरल पर पहुंच गए। 8 अप्रैल आते आते अमेरिका ईरान में अस्थायी सीजफायर की बात कही, लेकिन जहाजों की आवाजाही सामान्य नहीं हो पाई। 13 अप्रैल को काउंटर स्ट्राइक करते हुए अमेरिका ने होर्मुज ब्लॉकेड के जवाब में गल्फ ऑफ ओमान में नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। फिर 14 जून को अमेरिका ईरान में युद्ध रोकने पर सहमति बनी। 19 जून तक दोनों देशों ने हस्ताक्षर कर दिया। होर्मुज को खोलने के दावे की बात कही गई, तेल जहाजों की आवाजाही शुरू करने की बात कही गई। पिछले कुछ दिनों से संयुक्त राष्ट्र, ओमान और कई सदस्य देशों की मदद से फारस की खाड़ी में फंसे जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान चल रहा था। इस मिशन का मकसद उन जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कराना था जो युद्ध या सुरक्षा प्रतिबंधों की वजह से कई दिनों से फंसे हुए थे। और इसी दौरान ओमान के तट के पास सिंगापुर के झंडे वाले कार्गो शिप एवर लवली पर ड्रोन हमला हो गया। हमले में जहाज के ब्रिज को नुकसान हुआ, हालांकि किसी भी नाविक की मौत या गंभीर चोट की खबर नहीं है। इसके तुरंत बाद आईएमओ ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए रेस्क्यू अभियान को अस्थायी रूप से रोक दिया। इस समय स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने के लिए अलग अलग समुद्री कॉरिडोर मौजूद है, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया। पहला रास्ता जो ईरान ने बताया है वो ईरान के तटीय क्षेत्रों से होकर गुजरता है। इस मार्ग पर जहाजों को ईरान की नई एजेंसी पीजीएसए से इजाजत लेनी होती है। बिना परमिट किसी जहाज को प्रवेश नहीं दिया जाता है। ईरान का कहना है कि सिर्फ एक यही रूट ही है जिसे जहाज को सुरक्षित निकाला जा सकता है। दूसरा रास्ता ओमान के समुद्री तट को लेकर निकलता है और इसी को संयुक्त राष्ट्र और ओमान मिलकर सुरक्षित निकासी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। दर्जनों जहाजों को इस रास्ते से पार भी कराया गया। 24 जून को ही 60 से ज्यादा जहाजों को पार कराया गया था। ईरान का कहना है कि उसके तय रास्ते को छोड़कर दूसरे कॉरिडोर का इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है। फिलहाल आईएमओ, ओमान, ईरान और अन्य सदस्य देशों के साथ बातचीत जारी है ताकि जहाजों की सुरक्षित आवाजाही शुरू की जा सके। आईएमओ ने साफ कर दिया है कि जब तक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती तब तक हजारों नाविक समुद्र में फंसे रह सकते हैं। यानी अमेरिका ईरान शांति वार्ता के बीच दुनिया को क्या मिला? ठेंगा। होर्मुज अभी भी बंद है, अभी भी वहां हमले हो रहे हैं। वैश्विक शिपिंग व्यवस्था चरमराई हुई है। हजारों नाविकों की जान फिर से खतरे में। और जल्द इस समस्या का समाधान नहीं निकला तो इसका असर न सिर्फ समुद्री व्यापार पर होगा बल्कि दुनिया भर की तेल सप्लाई और कीमतों पर इसका भारी असर देखने को मिल सकता है। और इन सब के अलावा ईरान ने महम 3 नौसैनिक माइन जो इस्तेमाल किया है, जो चुंबकीय और ध्वनि सेंसर का उपयोग करके जहाजों को बिना छुए धमाका कर सकती है, वो यहां फिट कर रखा है। इसके अलावा महम 7 लगा रखा है, यानी एक लिम्पेट माइन, जिसे स्टिकिंग माइन भी कहा जाता है। यह समुद्र तल पर स्थित होती है और जलाशयों को जलयानों को निशाना बनाती है। इसके अतिरिक्त ईरान ने होर्मुज में जहाजों की आवाजाही को बाधित करने के लिए कुछ मैग्नेटिक और कुछ तैरती हुई सी माइंस भी लगाई हुई हैं। यानी ये इलाका खतरे से खाली नहीं है। वर्ल्ड में आज की इंपॉर्टेंट खबर आपको बताने जा रहे हैं। अमेरिका की धुलाई के बाद ईरान की नजरें अब नेटो पर टेढ़ी हो गई। खबर है कि ईरान जंग में नेटो ने अमेरिका का साथ दिया था, जबकि पहले खबर निकल कर आई थी
कि ईरान जंग में नेटो साथ नहीं आएगा, लेकिन नेटो ने अमेरिका की मदद की। एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिस खुलासे से पूरी दुनिया सन्न है, खास करके ईरान बहुत गुस्से में है। जबकि नेटो की दलील यह थी कि यह लड़ाई अमेरिका की है, नेटो की नहीं है, यह अमेरिका का पर्सनल मैटर है। खबर आई कि नेटो इसमें न तो किसी तरह से मदद करेगा और न ही इस युद्ध को लड़ेगा। नेटो देशों ने भी इस जंग का खुलकर विरोध किया था, लेकिन अब यह खबर निकल कर आ रही है कि नेटो के कुछ देशों ने अमेरिका की मदद की और ईरान इस बात पर इंसाफ चाहता है। ईरान ने बाकायदा इस मामले को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया और इस मदद से अमेरिका और इजरायल ने ईरान में तबाही भी मचाई और जबरदस्त अटैक भी किया। खबरों की माने तो अमेरिका और इजरायल को हमले के लिए इटली के बेस से खुद अकेले 500 अमेरिकी सैन्य विमानों ने उड़ान भरी थी। नेटो प्रमुख रूटे ने यह भी बताया कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायली शासन के हमलों में हिस्सा लेने के लिए इटली के बेस का इस्तेमाल किया गया। नेटो चीफ के मुताबिक ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान में मदद के लिए यूरोप के अलग अलग बेस से 4000 से 5000 सैन्य उड़ानें भरी गई। नेटो चीफ का बयान क्या सामने आया है, वो आपको सुनवाते हैं। 4,000 to 5,000 US planes taking off from bases in Europe. In the 6 weeks this war took place, still the ceasefire took place mid-April. Bucharest. तो सुना आपने, मार्क रूटे ये कह रहे हैं कि 5000 से 6000 उड़ानों का इस्तेमाल हुआ। अब जब इतने अमेरिकी विमान, सैन्य विमान एक साथ नेटो देशों से उड़ान भर रहे थे ईरान पर हमला करने के लिए, और नेटो कह रहा था कि भी हम तो किसी जंग में है ही नहीं, हमारे जहाज को ईरान कुछ मत करना, हमारे जहाज को छूना मत, तो जाहिर सी बात है नेटो झूठ बोल रहा था। क्योंकि नेटो को यह अंदाजा था कि ईरान नेटो देशों के जहाजों को, यूरोपीय जहाजों को निशाना बना सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो यूरोपीय कंट्रीज का, नेटो का बहुत मोटा नुकसान हो जाएगा। और इसलिए इस बात का खुलासा करने से नेटो चीफ बच रहे थे। अब जब मौजूदा दौर में अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता है, दोनों के बीच लड़ाई थमी हुई है, तो नेटो चीफ मार्क रूटे को लगा कि यह सही समय है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपनी वफादारी का ऐलान कर दिया जाए, अपनी वफादारी का सबूत पेश कर दिया जाए। हालांकि नेटो के कुछ सदस्य देशों ने अमेरिका को राजनीतिक, खुफिया और सुरक्षा स्तर पर सहयोग दिया, यह बात भी साफ हो चुकी है। यानी नेटो ने यूएस के साथ रणनीतिक और राजनीतिक एकजुटता दिखाई और सामरिक भी। नेटो देशों ने सैन्य ठिकाने का इस्तेमाल करने की अनुमति दी, नेटो देशों ने खुफिया जानकारी दी, निगरानी में सहयोग किया गया। फ्रांस और ब्रिटेन ने तो ईरान के खिलाफ अपना युद्धपोत भी भेजा था। नेटो चीफ ने कहा कि ईरान जंग में अमेरिका की काफी मदद की यूरोपीय नेटो देशों ने, और बार बार यह भी कहते रहे कि जंग से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कूटनीतिक समाधान निकलना चाहिए। लेकिन यह बात और है कि नेटो कंबल ओढ़कर घी पी रहा था, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह कहते रहे कि नेटो की इस बेवफाई को अमेरिका याद रखेगा और नेटो ने इस जंग में सहयोग नहीं किया। और उसी बात को समझाने के लिए मार्क रूटे पहुंच गए व्हाइट हाउस, डोनाल्ड ट्रंप की दहलीज पर। नेटो चीफ मार्क रूटे ने ट्रंप के सामने कहा कि नेटो देशों ने ईरानी जंग में आपकी मदद की है, अमेरिका को जंग में इटली समेत कई देशों से मदद दी गई, जबकि ट्रंप बार बार यह कहते रहे कि नेटो ने इस जंग में हमारी मदद नहीं की, तो हम नेटो के साथ क्यों रहे। अब यहां दो मामले हैं जो समझ के बाहर है। पहला तो क्या ट्रंप को खुश करने के लिए नेटो चीफ ने ऐसा कहा, क्योंकि अमेरिका अभी भी नेटो से नाराज चल रहा है, खास करके ट्रंप कई बार कह चुके हैं नेटो का खर्च क्यों उठाएं। तो नेटो से नाराजगी को कम करने के लिए नेटो चीफ ने यह ताना बाना बुना, और यह सच में ईरान के खिलाफ नेटो ने अमेरिकी बेस इस्तेमाल करने में जो मदद है वो पहुंचाई।
उधर जैसे ही नेटो ने दावा किया अकेले इटली से 500 से 600 अमेरिकी सैन्य विमानों ने उड़ान भरी, इस पर इटली रक्षा मंत्रालय ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि हमारी भूमिका सिर्फ तकनीक, लॉजिस्टिक्स और आक्रामक गतिविधियों तक सीमित थी, गैर आक्रामक। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने ईरानी विदेश मंत्री आरागची से फोन पर बात की और साफ कहा कि ईरान पर हमलों के लिए कोई इतालवी ठिकाने का इस्तेमाल नहीं हुआ और ना ही भविष्य में होने दिया जाएगा। रूटे ने यह भी कहा था कि रोमानिया ने बुकारेस्ट का हवाई अड्डा व्यावसायिक उड़ानों के लिए बंद कर दिया था ताकि अमेरिकी हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर विमानों के लिए जगह मिल सके। फिलहाल अभी तक रोमानिया की सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। उधर जैसे ही नेटो चीफ ने कहा कि ईरान जंग में इटली बेस को अमेरिका को यूज करने दिया गया, वैसे ही इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इससे इनकार कर दिया। मेलोनी ने नेटो प्रमुख मार्क रूटे के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि इटली ने अमेरिका इजराइल के ईरान अभियानों में सीधे तौर पर सैन्य मदद दी। मेलोनी ने साफ कहा कि इटली ने युद्ध में कोई भागीदारी नहीं की, केवल नेटो के तहत पूर्व निर्धारित द्विपक्षीय समझौते के अनुसार तकनीकी और लॉजिस्टिकल सहायता प्रदान की। अब इसमें भी दो एंगल है। रक्षा जानकार मान रहे हैं कि मेलोनी की मजबूरी है, उन्हें ऐसा बयान देना पड़ रहा है क्योंकि अगले साल इटली में प्रधानमंत्री पद का चुनाव है और इटली किसी भी युद्ध में गया तो मेलोनी की हार हो सकती है। इससे मेलोनी के राजनीतिक करियर को प्रॉब्लम आ सकती है और इस वजह से मेलोनी इस दावे से पीछे हट रही है। हालांकि अमेरिका और इटली के रिश्ते इन दिनों थोड़े तनावपूर्ण भी चल रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि मेलोनी मिडिल ईस्ट से रिश्ते ना खराब करना चाह रही है। उधर जैसे इस बात की भनक ईरान को लगी, ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका इजराइल के ईरान पर हुए हमले में साथ देने वाले नेटो मेंबर देशों को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने सोशल मीडिया पर कहा कि नेटो चीफ मार्क रूटे ने खुद माना कि इटली और रोमानिया ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में अमेरिका का साथ दिया। बागाई ने कहा कि उन्हें अपने नागरिकों और पूरी दुनिया को यह बताना चाहिए कि उन्होंने अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ इस कार्रवाई का समर्थन क्यों किया। आपको याद ही होगा, बार बार ट्रंप के धमकियों और घेरने के कारण परेशान होकर फ्रांस ने अपना युद्धपोत भेजा था, चार्ल्स डी गॉल। उस युद्धपोत का नाम राष्ट्रपति मैक्रो ने घोषणा की थी कि फ्रांस और गैर यूरोपीय देश मिलकर होर्मुज से व्यापारिक जहाजों को एस्कॉर्ट करके निकालने के लिए काम करेंगे, जबकि ब्रिटेन ने भी युद्धपोत की तैनाती की थी जिसका नाम था HMS ड्रैगन। हालांकि यह बात और है कि ब्रिटेन में तो पहले सत्ता ही परिवर्तन हो गया और पीएम को रिजाइन भी करना पड़ गया। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका, इजराइल, नेटो का लॉजिस्टिक सहयोग, फ्रांस, यूके के युद्धपोत मिलकर भी ईरान का कुछ नहीं कर पाए। ईरान आज भी वैसा ही खड़ा है। मुश्तबा की रणनीति और IRGC का आक्रामक रुख दोनों ने मिलकर ऐसा काम किया कि किसी भी देश की ईरान में होर्मुज में एक ना चली और जो लोग ईरान को हराने के लिए आए थे वो वापस लौटने को मजबूर हो गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, बड़े बड़ी ताकतों के बड़े बड़े नेताओं की कलई खुलती जाएगी और बड़े बड़े खुलासे होते जाएंगे। इस पर हमारी नजर आएगी। अमेरिका आखिर इजराइल को कमजोर क्यों करना चाहता है? क्या इजराइल और अमेरिका के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे? ईरान से जंग हारने के बाद अमेरिका इजराइल का दुश्मन क्यों बन गया? खबर है कि अमेरिका ने इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन से डील कर ली है। तो क्या इजराइल को मिडिल ईस्ट में कमजोर करना चाहता है अमेरिका, या फिर ट्रंप नेतन्याहू को मैसेज दे रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर तो बनना चाहते हैं हथियारों के मामले में, लेकिन शायद अमेरिका के रहते आप ऐसा ना कर पाए। खबर यह है कि टर्की को अमेरिका फाइटर जेट इंजन देने जा रहा है। एक बहुत बड़ी डील की है जिसे टर्की की एयरफोर्स, डिफेंस सिस्टम सब मजबूत हो जाएगी। और टर्की आज की तारीख में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है और बेंजामिन नेतन्याहू को उसने आतंकवादी घोषित कर रखा है। वो पूरे इजराइल का सफाया चाहते हैं। इधर अमेरिका ने तुर्की को $70 करोड़ से अधिक कीमत की GE F110 जेट इंजन बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
ये इंजन तुर्की के स्वदेशी कान फाइटर जेट में लगाए जाएंगे। इस कदम को अमेरिका टर्की के बीच तो एक रिश्तों की नई शुरुआत तो माना जा रहा है, लेकिन इससे इजराइल की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुर्की के साथ एक बहुत बड़े रक्षा समझौते को अंजाम दे रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए कि अमेरिका कैसे इजराइल को परेशान कर रहा है। Tariffs. Do they have an exemption on rice? ट्रंप प्रशासन ने टर्की के साथ एक डिफेंस डील की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कांग्रेस को औपचारिक रूप से सूचना दी है कि वो $70 करोड़ से अधिक कीमत के दर्जनों GE F110 जेट इंजन तुर्की को बेचना चाहता है। कांग्रेस अगले 15 दिनों में इस पर रोक नहीं लगाती तो यह डील आगे बढ़ जाएगी। यह फैसला इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि 2019 में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद अमेरिका ने टर्की पर सैंक्शंस लगाए थे और उसे F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर कर दिया था। ऐसे में सालों के बाद यह बहुत बड़ा रक्षा सौदा है और उस समय में जब ईरान एक तरफ मजबूत हो रहा है, इजराइल अलग थलग पड़ा हुआ है, अमेरिका के साथ तनातनी जारी है और टर्की को अमेरिका मजबूत कर रहा है। भारत ने भी अमेरिका के साथ तेजस फाइटर जेट के लिए इंजन के लिए डील की थी, लेकिन वो डील अभी भी स्लो है। अमेरिका ने जानबूझकर फाइटर जेट के इंजन भारत को स्लो मुहैया कराए। हालांकि टर्की और अमेरिका की डील इजराइल को बहुत ज्यादा टेंशन दे रही है, क्योंकि टर्की इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और इजराइल टर्की को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। और टर्की इस वक्त स्वदेशी लड़ाकू विमान कान विकसित कर रहा है। टर्की ने प्रोजेक्ट साल 2016 में शुरू किया था। टर्की अमेरिका के F-16 विमानों पर निर्भरता कम करना चाहता है, जबकि अमेरिका इस फाइटर जेट के लिए जेट इंजन उपलब्ध कराएगा। अमेरिका फिलहाल टर्की को कोई नया फाइटर जेट नहीं बेच रहा है। टर्की को मिलने वाला इंजन GE F110 GEF, ये जो इंजन है ये कोई नया इंजन नहीं है, बल्कि दशकों से युद्ध में परखा हुआ इंजन है। इसका इस्तेमाल दुनिया के कई देशों के F-16, F-15 लड़ाकू विमानों में होता है। यही वजह है कि इसे भरोसेमंद और शक्तिशाली माना जाता है। F110 आफ्टर बर्नर के साथ करीब 29,000 पाउंड का थ्रस्ट देता है। इसके कई आधुनिक वेरिएंट्स भी मौजूद हैं और ये लंबे समय से सेवा में है। यानी कान को मिलने वाला इंजन उसे F-35 जैसा नहीं बना देगा, लेकिन ये तुर्की के लिए अपने दम पर आधुनिक लड़ाकू विमान तैयार करने की दिशा में एक बड़ी छलांग जरूर है और यही डील इजराइल की सबसे बड़ी चिंता है। गाजा युद्ध के बाद टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन लगातार इजराइल की आलोचना करते रहे। यहां तक कि उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकवादी भी घोषित कर दिया। हाल के सालों में दोनों देशों के रिश्ते काफी खराब हो चुके हैं। अब तक तुर्की की वायुसेना मुख्य रूप से अमेरिकी F-16 विमानों पर डिपेंड करती थी, लेकिन इस दौर में खुद के फाइटर जेट डेवलप करना ये इस इलाके में पावर बैलेंस को भी बिगाड़ सकता है। कान के सफल होने के बाद टर्की धीरे धीरे घरेलू विमान पर निर्भर हो जाएगा और इससे उस पर अमेरिकी राजनीतिक दबाव भी कम होगा। लेकिन मिडिल ईस्ट में तनातनी बढ़ सकती है। इजराइल और टर्की में नए दुश्मनी के दौर की शुरुआत हो सकती है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।